नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को यहाँ पे विथ डाटा लेकर आया हूँ। जो भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, टॉपिक की बात करेंगे तो HCF से आया था, CI से आया था, क्यूब से, सर्किल से, रेक्टेंगुलर शेप से आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से आया था। इसके बाद ट्रिगो से 2 प्रश्न पूछे गए थे और रिकरिंग के प्रश्न इस पहली बार देखा गया है इस शिफ्ट में। तो जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और मैं ट्रिक विधि से सॉल्व करूंगा। अगर आपको लगे कि आप हमसे अच्छा ट्रिक जानते हैं तो अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैथ कई तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने जीके जीएस का एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए कि आज का जीके जीएस क्या पूछा गया था, मैंने अपलोड कर दिया है। एक प्रश्न आया था कि किसी घन का विकर्ण 10√3 है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं संपूर्ण डिटेल में आपको पढ़ाता चलूंगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए आपको छूटे नहीं एग्जाम में। ये होता है आपका घन, सभी भुजा बराबर होते हैं। ये घन का आयतन जो है आपका AQ होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ये आपका जो होता है 6a² होता है। तो इतना है घन में प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण के रिलेटेड में है तो √3a होता है, ठीक है। तो √3a का वैल्यू आपको दिया है कितना, 10√3। √3 से √3 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो आपका घन का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6a² निकालना है तो 6 × 10 × 10 कर देना है ना। तो 10 × 100 छक्के 600 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वापस आते समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता है, तो औसत चाल। मैंने आपको अगर याद हो तो मैं अपने तरफ से सजेस्ट किया वीडियो में अगर बताया हूँ कि जब भैया आपके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, जैसे A और B तक कोई आदमी गया और फिर वापस आया तो दूरी कांस्टेंट रहा हमारा डिस्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि दूरी कुछ भी हो, 4 घंटे तक एक चाल से चला V1 से और 4 ही घंटे तक V2 से चला, दोनों में एवरेज निकालने का तरीका मैं बता दिया हूँ कि जब आपका दूरी कांस्टेंट हो तो 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल अब बट्टा पहला चाल प्लस दूसरा चाल। और अगर समय कांस्टेंट हो तो पहला चाल प्लस दूसरा चाल बट्टा 2 कर देना है, सीधे सीधे यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे समय तो कांस्टेंट है नहीं, समय की तो जिक्र भी नहीं किया यहाँ पे कांस्टेंट है दूरी, कि घर से स्कूल तक जाता है और फिर स्कूल से घर आता है, तो दूरी कांस्टेंट हुआ ना जी। तो क्या होगा, 2 गुने V1 और गुने V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो 2 गुने आपका V1 है 3, V2 है 5 और 5 और 3 8। तो इसको काट देंगे 4 मरतबे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 या 15 बट्टा 4 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी औसत चाल है उस बच्चे का जो स्कूल जा रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर टाइम कांस्टेंट रहे कि राम 4 घंटे तक इस चाल से चला और फिर 4 घंटे तक इस चाल से चला, तो आपको दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 में बेचा और एक पर 20% के लाभ और दूसरा पे 15% की हानि होती है, तो सौदे में लाभ या हानि खाली पूछा गया था, प्रतिशत नहीं पूछा गया था, ठीक है। सौदे में लाभ होगा कि हानि, इतना पूछा गया था। तो अब आप ही बताइए, 20% में बेचता है, 20% लाभ, 20,000 में बेचता है, 20% लाभ होता है, तो हमारे लिए ये 120% है उस विक्रेता के लिए। तो 120% की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 20,000 है ना। तो आप निकाल लेंगे 100%। तो इसको मैं 6 कर लूँ, इसको 5 कर लूँ, 120 बटा 100 किया और कुछ नहीं किया हूँ भाई। तो 20 से काट दिया हूँ तो 6 से और 5 से कट जाएगा 100, है ना। तो इसको करेंगे ना तो 1 लाख बट्टा 6 हो जाएगा। अब 1 लाख बट्टा 6 हो जाएगा, 16 7 112, 16 6 96, तो 16 6 6 6 आने वाला है, ठीक है। 1 लाख बट्टा 6 करके देखिएगा, 1 लाख बट्टा 6 जब करेंगे ना तो 16 6 6 6 आने वाला है 3 बार, ठीक है। तो इतना तो एक का CP हो गया, एक वस्तु का। और दूसरा वस्तु जो है 15% के हानि पे 20,000 में बिका है, तो 85% का वैल्यू आपको दे रखा है 20,000, ठीक है। 85% का वैल्यू है 20,000। तो इसको नीचे में 17 ऊपर में 20 से गुना कर लें 85 बटा 100 से, तो 100 जो है 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 85 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो, है ना। तो 20 दुना के 20 और 2 दुना 4 और 4 पर 5 को 0 17 से भाग देना है, ठीक है। 4 पर 4 गो 5 को 0, 1 2 3 4 5 और 17 से आपको भाग देना है। इसको काटेंगे तो 17 दूनी की हो जाएगा आपका 34, कितना हो जाएगा, 17 दूनी की हो जाएगा 34, 6 पर 0 60, 17 तिया का हो जाएगा 51, ठीक है। 51, 9 पर 0 90, 17 पचे का हो जाएगा 85, 5 पर 0 50, 17 दूना का हो जाएगा 34,
ठीक है। और फिर 17 धन के 170 तो 9 लग जाएगा। तो मान लीजिए 23,529 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। कितना? 23,529। और कुछ होंगे दशमलव में, मैं दशमलव छोड़ के चलता हूँ, ठीक है। लाभ हानि पूछ रहा है, अनुमान लग जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 है ना, 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4। तो 40,195 के करीब इसका क्रय मूल्य हो रहा है। तो 200 रुपया के करीब घाटा हुआ है इसमें। तो जो भी ऑप्शन 200 के नजदीक होगा घाटा में, हानि में, वही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया है, 20,000 में बेचा है 20% के लाभ पे, तो 120% का वैल्यू आपका 20,000 है, 100% निकाला इससे, तो क्रय मूल्य निकल गया एक वस्तु का। फिर 15% की हानि पे वो दोनों वस्तु 20,000 में बेच रहा है, तो फिर 85% का वैल्यू 20,000, तो 100% निकाला 23,529 के करीब निकला। दोनों को जोड़ा तो देखा 200 रुपया जो है क्रय मूल्य से मतलब विक्रय मूल्य से ज्यादा आ रहा है, मतलब घाटा हो गया। विक्रय मूल्य से 40,000 आया होगा, 20,000 में बेचा है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 2916 है, उसकी भुजा क्या है। अब वर्ग का जो है सभी भुजा बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? √2 गुने ए होता है। ये जरूर याद रखिए विकर्ण का फॉर्मूला, क्योंकि विकर्ण पे रोजाना क्वेश्चन आ रहा है किसी न किसी शेप से, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है। परिमाप क्या होता है? 4a होता है, और कुछ नहीं होता है वर्ग में, ठीक है। इसके बाद मैंने सर्किल को रिलेट करके बताया था कि अंदर सर्किल बनेगा तो वर्ग की जो भुजा होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, ये सेंटर है। अगर एक्सटर्नल वृत्त बनेगा तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त की व्यास का काम करेगा। ये सब चीज एक एक टॉपिक एक एक गोली दे चुका हूँ आपको, कोई भी गोली मिस नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। तो 2916 a² का वैल्यू है, आपसे भुजा पूछ रहा है a, तो नहीं निकाल लीजिएगा जी वर्गमूल। तो 2916 का वर्गमूल करेंगे तो रूट के अंदर घुस जाएगा। मैंने आपको अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना भी सिखाया है कि 29 किसके करीब है, तो एगो तो 5 के करीब है, 5 25, और एगो 6 के करीब है, 6 36। मैं देख रहा हूँ 25 से 4 की गैप है ना, 25 से जो है +4 होने वाला है, और 36 से जो है 7 की गैप है ना। तो जो नजदीक वाला गैप रहे उसको बेस अंक पकड़ेंगे, तो 5 हमारा बेस अंक आ गया। 5 जो है हमारा पहला अंक होगा इसके वर्गमूल का। और लास्ट में 16 कब आता है? या तो 2 हो या तो 4 हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2500 से थोड़ा ही ज्यादा तो 4 ही होगा, क्योंकि 2500 होता है 50 का, ठीक है। तो यहाँ पे 54 हो जाएगा आपका ए का वैल्यू जी, करके देखिएगा। दूसरी तरीका है कि मैंने जो अनुमान विधि से निकाला ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो 4 चौके के 16, 16 के 6, हाथ में 1 हो गया हासिल, ठीक है। अब इसको 2a भी फॉर्म में ढालिए। 5 दूनी की 10 चौका 40 और 1 41 के एक हाथ में कितना बचा? 4 बचा। अब 5 25 4 29, हमारा एकदम करेक्ट है जी, 54 होगा, ठीक है, ए का वैल्यू, है ना। तो कई विधि मैं आपको जो है बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। एक ट्रिगो से पूछा गया था, सब दिन बताता हूं आपको, यहां तक का मैं साइन 300 डिग्री तक का भी मान आपको निकाल के बताया था, कॉस 210 का मान बताया था, और ट्रिक बताया था कैसे निकालना है, क्योंकि ट्रिक तो कुछ नहीं, आपको समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया था cos² 27, cos² 63, 2 sin² 78, 2 sin² 12। मैंने कहा कि cos 90 माइनस या प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा cos थीटा होता है। साथ ही साथ ये बताया था कि कॉस या साइन जी, ठीक है, कॉस या साइन का 90 का जब विषम गुणज होगा 1 3 इस प्रकार का, माइनस प्लस थीटा होगा, तो फंक्शन स्टार्ट होगी, यानी कॉस साइन में बदलेगा और साइन कॉस में बदलेगा। जैसे ये 90 में बदल गया, क्योंकि 90 कैसा गुणज है? 90 गुने 1 है ना जी, तो विषम गुणज है ना, तो विषम गुणज रहेगा तभी फंक्शन स्टार्ट होगा। अगर विषम गुणज नहीं है, मैंने मान के चलिए कि साइन 180 + 30 लिखा है, मान लीजिए साइन 210 को लिखना था तो 180 + 30 लिखेंगे, तो ये 90 गुने 2 ना है, तो ये सम संख्या मतलब सम गुणज ना है 90 का 180, तो नहीं बदलेगा, तो साइन 30 ही लिखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन साइन आता है क्वाड्रेंट को देख के, ये भी बताया था। तो ये कितना है? साइन 80 और 30 210 है, 210 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक होता है, तो इसमें tan तो निगेटिव हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री आप साइन 210 डिग्री को लिख सकते हो, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने फंक्शन कब स्टार्ट होता है नहीं होता ये बताया कि भाई जब 90 के यहाँ पे विषम गुणज रहेंगे, 90 के विषम गुणज प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए cos² 27 है और cos² 63 है, तो cos² 63 को मैं 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, cos को 63 को, और इसको होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो 90 माइनस 27 जाएगा तो 63 लिखे हैं, यही चीज लिखे हैं, लेकिन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 90 का विषम गुणज के साथ है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा sin² 27, और cos² थीटा और sin² थीटा 1 होता है, तो ऊपर में 1 हो गया, ठीक है। नीचे में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका?
साइन स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 12। साइन स्क्वायर 12 को करेंगे 90 में से 78 घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर 78 हो जाएगा, तो ये भी एक हो जाएगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा, तो 1/2 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस मतलब कोण को एक जैसे करने में, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा कोण निकालना भी आपको सिखा दिया हूँ क्वाड्रेंट के माध्यम से, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर से बता दीजिएगा, मैं अलग से 1-2 मिनट लेके बता दूंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी काम को 50 दिन में करता है, लड़की अकेले 90 दिन में करता है, तो लड़का अकेले उस काम को सब दिन यही पूछता है। एकदम जो एग्जामिनर है ना, एकदम जो है लो लेवल का पूछ रहा है, आजकल बहुत लो कर दिया है एग्जाम की लेवल जी। तो 90 दिन में एक आदमी कर रहा है और दूसरा आदमी का मुझे पता नहीं, 2 आदमी का होता तो क्या होता है, a गुने b बटा a प्लस बी, तो 90 प्लस x है ना, और दोनों मिलकर जितने में करते हैं तो 50 दिन में, 1 0 से 1 0 कट गया है ना, 9x बराबर आपका हो गया 5x और प्लस 9 5 के 45, 450। इधर हो गया आपका 4x बराबर 450, x की वैल्यू कितनी हो गई 450/4 यानी कितनी हो गई 225/2, यानी 112.5 दिन में जो है कौन किसका पूछ रहा है, लड़के का। तो लड़का जो है आपका 112.5 दिन में काम करेगा जी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 5600 रुपये पर, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं हो सकता, चक्रवृद्धि ब्याज वाला पहले बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये वाला में डिफरेंस आंकड़े हैं क्योंकि डिफरेंस आंकड़ा पता नहीं पाया बच्चे ने। 5600 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों के लिए मैंने क्या बताया आपको, 2r और r स्क्वायर कर देना है और इतना ही मूलधन का निकाल देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 8% है तो 8 दूनी के 16 और 8 ठीक है 64, तो 16.64% नहीं निकाल लीजिएगा 5600 का, 5600 का 16.64% मैंने दोनों जीरो हटा, दशमलव हटा दिया, 2 जीरो डाल दिया और परसेंटेज वाला 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से ये कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो ये 25 से हो जाएगा और 4 चौका 16 जीरो, 4 चौका 16, 4 एकान 4 और 2 पर 4 24, तो 416 आ गया, ठीक है। 416 ये 56 है इधर, तो 416 गुने 56/25, तो ये नहीं कर लीजिएगा। जब भी किसी चीज़ से 25 से आपको भाग देना हो, है ना, तो यहाँ पे पहले क्या करें, इन दोनों को पहले गुना करें, ठीक है। 2 जीरो डाल के जो है काट भी सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं 25 से भाग देने का, लेकिन आप इसके जो है गुना करके मुझे बताइएगा कितना आया है, ठीक है। आजकल जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं लोग इसलिए बता रहे हैं कि लेंदी था, क्योंकि अधिकतर आंसर जो है आपका दशमलव के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैं भी ऐसा आंकड़ा रख लिया है कि दशमलव के अंदर ही आएगा। अगर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है 3r स्क्वायर r3, इसी रेट को इसी फॉर्म में ढाल देना है। मैंने कहा कि स्लाइस के बाद मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, 3 अंक आया तो 1 अंक पीछे में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी आएगा मूलधन का इतना % निकाल देंगे, आपका 3 वर्ष का हो जाएगा। फ्रैक्शन का भी बताया था कि मान लीजिए कि 1/8 है, 1/8% दे दिया आपका दर, ठीक है, 1/8 दे दिया है दर, प्रतिशत नहीं, 1/8 खाली दे दिया है कि दर है सालाना, तो आप कैसे निकालेंगे, 1/8 दर है तो नीचे में कर लेंगे 64 और 9 81 में से 64, इतना बट्टा 64, अगर ये घटाएंगे 81 में से 64 जो निकलेगा इतना निकाल देंगे मूलधन का, तो आपका हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रैक्शन करने का मतलब है कि 16.2/3% अगर आपको दे दे तो पहले फ्रैक्शन बनाइएगा ना जी, इसको 50/3 हो जाएगा, आप परसेंटेज को हटाएगा तो 100 से गुना कीजिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 1/6 हो गया, ये कट खुट के है ना। 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है ना। तो इस फ्रैक्शन का निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको बार बार सिखा रहा हूँ। 36 और 49 में से 36 घटा दीजिए, 49 कहाँ से आया, अगला अंक स्क्वायर पर लेते हैं, ठीक है। और तो ये अपना 13/36 अगर इस मूलधन का निकाल दीजिएगा ना, तो आपका निकल जाएगा इस रेट से 2 वर्षों का, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपकी रिजल्ट हो और मेरी लाइक बनो, ठीक है। रिजल्ट बहुत होंगे क्योंकि अनुपस्थिति बहुत कम है। एक प्रश्न रेकुरेंग से देखा गया है। अब रेकुरेंग जहां भी आप देखते हैं ना, जितने अंक पे है, सबसे पहले तो जो ऊपर में लिखा है वो लिख लेते हैं 63 और 2 अंक पे टोपी पे पड़ा है तो 2 9 डाल देंगे, ठीक है। और प्लस 37 बटा ये भी 99 हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में लिखने को बोल रहा था तो 99 और ऊपर में 100 हो जाएगा, तो 100/99 इसका आंसर था, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूंगा, अगर मान लीजिए कि इसके पीछे 2 भी होता और 2 पे रेकरिंग नहीं होता तो 263 पहले लिख लेते और जिस पे नहीं है वो घटा देते, ठीक है। जिस पे जितने पे रेकरिंग है उतना 9 को लिख लेते और जिस पे नहीं है वो 0 डाल देते, तो 261/990 जो है इस वाले फंक्शन का जो है मतलब साधारण रूप है। जैसे 263 है, 63 पे रेकरिंग है, 2 पे नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि एक नल किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भरने का काम करता है, 20 घंटे में वो खाली हवा नल है, तो दोनों टंकी जो है भरने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों नल जो है खुला है तो मैं बताया था एलसीएम ले लीजिए इस क्वेश्चन में, तो 20 हो जाएगा एलसीएम। अब भरने वाला नल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, 20/10 2
और खाली करने वाला का माइनस वाले का 1 होगा, तो 1 खाली करता है। अब 1 घंटे में 2 गो तो प्लस में काम होता है और 1 गो माइनस में होता है, तो 1 गो काम प्लस में होगा ना जी। तो पूरे टंकी कितने देर में भरेगा? 20 घंटे में। तो इसका आंसर भी 20 घंटा है कि अगर दोनों नल खोल दिया जाए तो 20 घंटे में खाली टंकी भरेगी, ठीक है। और अगर भरी हुई टंकी है तो 20 घंटे में जो है एगो नल खाली कर देता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ऐसा डाटा। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे 228 और 300 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? ये मैं अपने मन से रखा हूँ दोस्तों, महत्तम समावर्तक लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो जो भी आता है, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट आंकड़े नहीं रहते, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो बहुत सारे बच्चे जो है तलवार लेके आ जाते हैं, भैया ये नहीं पूछा था। अरे सर नहीं तो पूछा था, मेरे को पता है पूछा तो था ना, लेकिन इस पैटर्न पे अब आंकड़े 2 के जगह में 4 लिख देते, क्या बुरा किया भाई? तरीके सीखना है ना आपको पैटर्न जानना है ना। तो यहाँ पे 228 और 300 में मैं देख रहा हूँ 4 कॉमन है दोनों में। 4 अगर मैं इसमें ले लूँ तो 257 हो जाएगा, ठीक है। और 4 इसमें ले लूँ तो 7 चौका 28, अब 75 हो जाएंगे। 75 और 57 में कुछ कॉमन है क्या? ये 19 या 57 है, ये 25 या 75 है ना। तो 19 या 57 तो है ना इसमें, 19 गुने 3 है और इसमें 25 गुने जो है आपका 3 है ना, तो 3 और कॉमन आ जाएंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा एचसीएफ 12 ही होगा, है ना। 12 दूना के 24, 6 5 0 60, 12 दूना के 24 और 6 5 0 60, तो 2 और 25 मरतबे कटेगा 12 से, और इसमें काटिए 12 तक में 12 और 10 पर 12 नंबर 108, 19 मरतबे। आपको 19 और 25 अभाज्य संख्या हो गया ना जी, मतलब दोनों के लिए जो है एक ही एचसीएफ आएगा ना 19 और 25 को। तो आपका जो है 12 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के यही तरीके सबसे सरल है। जो कॉमन है वो देख लीजिए, क्या है कॉमन? मुझे दिख रहा है कि 4 कॉमन है, तो बच गया 57, इसमें बच गया 75, मैं 4 को साइड में रख लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है? 3 है, 19 को 3 बार गुना किया है और ये 25 को 3 बार गुना किया है, तो 3 और कॉमन आ गए, तो मैं 3 और ले लिया। अब क्या बचा? एगो 19 बच गया, एगो 25 बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा था, 3:2 दे रखा था, ठीक है। 3:2 दे रखा था और परिमाप 70 दे रखा था। तो 5 दूना के 10, x का वैल्यू 70 लिख लें हम, और इसको काट देते हैं तो x का वैल्यू 7 आएगा। अब 10x कहाँ से लिखे भैया? यहाँ से लिखे, 2 × l प्लस b करेंगे तो 3x प्लस 2x करेंगे, अब बराबर 70 करेंगे। परिमाप का यह सूत्र होता है ना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई 3x है या चौड़ाई 2x है, क्योंकि यहाँ अनुपात में है, एग्जैक्ट मान नहीं है। अब x का वैल्यू 7 आ गया, तो एग्जैक्ट चौड़ाई जो है आपका 14 हो गया और एग्जैक्ट लंबाई जो है आपका 21 हो गया। तो बोल रहा है कि उसके अंतर्गत बनने वाली सबसे बड़ी वृत्त, अब वृत्त कोई ऐसे थोड़ी बनाता है जी, ये तो हो गया आपका अंडा, ऐसा वृत्त नहीं बनाते हैं। तो वृत्त कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना वृत्त। अब वृत्त ऐसे ही जब बनेगा तो इसकी चौड़ाई इसका व्यास का काम करने लगा कि नहीं, ये मैं पहले सर्किल में सिखा चुका हूँ आपको, वर्ग के साथ रिलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आयत पूछ दिया गया था, लेकिन कभी भी देख लीजिए सीखा हुआ चीज कभी मिस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई इसका व्यास हो जाएगा। अब 14 हो गया इसका व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब जो कुछ पूछे, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई r स्क्वायर 49 पाई, है ना। पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, ठीक है। तो 7 22/7 रख ही दे, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज कीजिएगा। 22/7 गुने 7 गुने 7, रेडियस निकला 22 गुने 7 154 होता है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर क्षेत्रफल। अगर परिधि पूछे 2 गुने 22/7 गुने r, तो मार का मान 7 निकला तो 44 हो जाएगा परिधि। तो कोई दिक्कत है? कोई एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, बस समझने की फेरी है। एक रीजनिंग से आया था कि रमेश 10 किलोमीटर पूरब चलता है, ये 10 किलोमीटर पूरब चला दिया। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला दाएं मुड़ के, है ना। फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो इधर चला दाएं मुड़ के, है ना। उसके बाद बोलता है कि वह रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ये 5 5 तो माइनस हो गया, दोनों सीधी रेखा में आ गई, तो यहीं पर ना, तो ये बीच की दूरी हो गया 10 और फिर हो गया ये 10, तो 20 किलोमीटर जो है रमेश अपने प्रारंभिक बिंदु से दूर खड़ा है पूर्व दिशा में। अब ये डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए भैया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट साउथ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट नॉर्थ। तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 90 डिग्री घुमा, तो 90 डिग्री किधर घुमा वो डिपेंड करता है, लेकिन घुमा तो एक कोण घूमेगा, ठीक है। एक दिशा से सीधे दूसरी दिशा में चले जाएंगे, ठीक है। अगर बताया जा रहा है कि 45 डिग्री घुमा, तो आधा डिग्री घूमेगा। जैसे मान लीजिए उत्तर से, उत्तर में जो है मुंह करके खड़े हैं उत्तर दिशा में, और आप जो है 45 डिग्री बोल रहे हैं कि बाएं घुमा, तो यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आना चाहिए आपको, और कोई जटिल नहीं आ रहा है। एक प्रश्न आज फिर पूछा गया था कि 3 संख्या दिया गया था, 68 67 72, इस प्रकार का संख्या दिया गया था। बोल रहा था आरोही क्रम में संख्या के अंदर सजाइए, उसके बाद कितने जो है संख्या उसका स्थान नहीं बदला, ठीक है। तो यहाँ पे
ऐसा पूछा गया था। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो 6 8 तो ये तो सजा है पहले से, 6 7 ये भी सजा है, और 7 और 2 तो पहले दूसरा सजाना पड़ेगा ना। तो एक संख्या का जो है कोई मतलब दो संख्या का कोई भी स्थान नहीं बदला। इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे गए थे। आई होप दोस्तों आपको जो है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो लाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।